उनकी कुछ और परेशानियां भी थी। जैसे वो बोलते हैं कि हम जब आते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे परेशान किया जाता है, हम जब आते हैं तो हमें कभी कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। वहाँ के लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन टू इंडिया, कंपैरिजन टू राजस्थान, अदर कंट्रीज के अंदर लेबर्स का शोषण नहीं होता है। वो बीते जमाने की बातें हो गई। अब ये राइजिंग राजस्थान है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी वाइड है कि सबको साथ लेकर के काम करना है, सबका सहयोग लेना है। स्टूडेंट्स जो है एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं, क्रिएटिव सीखना है, बाहर जाना है, क्या हमें एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है? अब इस लेवल के हम इंस्टीट्यूट खड़े कर रहे हैं, जैसे हमारे IIT लेवल का MNIT हो गया है, आपको देखा। भैरव सिंह जी का काल देखा, वसुंधरा राज्य का कार्यकाल देखा, अब भजन लाल जी का कार्यकाल देखते हैं। तीनों में क्या फर्क है? आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? ये तीनों की इस प्रकार से तुलना करना ठीक नहीं, कौन बेटर था, कौन कमजोर था। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत का जब काल था, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, विकास स्टार्ट हुआ था, अंत्योदय की योजना वो लेकर आए और ये पूरे देश को उन्होंने दिशा दी। माननीय वसुंधरा राजे जी के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने गति पकड़ी और अब तेज रफ्तार से दौड़ रही। इसलिए तीनों का बराबर योगदान है, इसमें किसी को कमजोर या किसी को मजबूत बनाना उचित नहीं। आम जनता कहती है कि पॉलिटिशियंस को पैसों से बहुत प्यार होता है। आपको पैसों से प्यार है? पैसों से सबको प्यार है, मेरे को भी आता है, लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए, बेईमानी से नहीं। कि जो ईमानदार व्यक्ति रहता है उसको भगवान खुद देता है। बजरंग दल के पहले सदस्य बने? मेरे को पहला सदस्य बनाया गया क्योंकि मैं राष्ट्रीय शिव संघ का प्रचारक था उसके पहले। बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? 86 में राजस्थान में। राजस्थान में टैलेंट रहा है, राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति पूरे देश में परचम फहरा है। आत्मनिर्भर भी हमें शिक्षा बनाती है, क्रांति भी शिक्षा ही लाती है, सपने भी हमारे शिक्षा ही पूरे करती है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। और इसी सिलसिले में शिक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े दिग्गज शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मदन दिलावर जी, बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद साहब। हम बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें समय दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। धन्यवाद। भैरव सिंह जी का काल देखा, वसुंधरा राज्य का कार्यकाल देखा, अब भजन लाल जी का कार्यकाल देख रहे हैं। तीनों में क्या फर्क है? आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? बेहतरीन कौन सा लगता है तीनों में से? देखो, हाँ, सभी की परिस्थितियां अलग अलग थी। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत का जब काल था, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, विकास स्टार्ट हुआ था, अंत्योदय की योजना वो लेकर आए और ये पूरे देश को उन्होंने दिशा दी कि अंत में जो आदमी खड़ा है उसको अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और इसलिए उन्होंने ये प्रयास चालू किए। तब से ही विकास और लोगों की सुविधाएं और उनके अभावों को देखने का नजरिया बदला और वहीं से स्टार्ट हुआ। माननीय वसुंधरा राजे जी के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने गति पकड़ी और अब तेज रफ्तार से दौड़ रही है। इसलिए तीनों की इस प्रकार से तुलना करना ठीक नहीं, कौन बेटर था, कौन कमजोर था। आप किसमें, आपको क्या क्या अपने अंदर क्या फर्क नजर आता है? आपकी जनता के साथ पॉलिटिक्स में, राजनीति में डिफरेंसेस होते हैं ना। भैरव सिंह जी के काल में क्या चेंजेस थे, फिर वसुंधरा राजे जी का आया, अब भजन लाल जी मैंने कहा ना, क्योंकि जब कोई धावक दौड़ता है तो पहले उसकी स्पीड कम होती है, तो दौड़ना ही प्रारंभ करता है, परंतु उसने नयापन किया, दौड़ना स्टार्ट किया, फिर उसकी गति बढ़ी, फिर तेज गति से दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए तीनों का बराबर योगदान है, इसमें किसी को कमजोर या किसी को मजबूत बनाना उचित नहीं है। एक बहुत सामान्य परिवार से गांव में रहना, फिर आरएसएस में जाना, फिर अचानक से सब छोड़ देना, फिर बजरंग दल में,
आप जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या नजर आता है? अगर आपको कोई कहे कि आपके ऊपर किताब छाप रहे हैं, आप अपने इस पूरे जीवन काल को क्या टैगलाइन देंगे? देखो, मैं तो बहुत ही सामान्य परिवार का हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान और मजदूर थे। मैंने वो दिन भी देखे जब कई बार हमको भोजन नहीं मिलता था। वहां से चल करके हम आए। ये भगवान की कृपा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने का अवसर हमको दिया, और उसके कारण से हमारी ऊर्जा का उपयोग ठीक प्रकार से हो पाया, क्योंकि वहां संघ ने हमको गढ़ने का काम किया। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी से मटका बना देता है, सुराही बना देता है, खिलौने बना देता है, गणेश जी बना देता है, भगवान राम का भी बना देता है, उस प्रकार से संघ ने हमको गढ़ने की कोशिश की, और आज उसका प्रतिफल ये है कि हम यहाँ हैं। आपने ये बात क्यों छुपाई कि आप शादीशुदा है? पता चला आपको भेज दिया वापस की नहीं, अब तो आप पता चल गया। देखो, मैं 11वीं पास करके ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में सहभागी बनूं, क्योंकि जो हमारे प्रचारक होते हैं वो पूरा समय देकर पूर्णकालिक होते हैं, घर बार से बाहर होते हैं, बाहर रहकर काम करते हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे काम करना चाहिए। मैंने 3.5-4 साल तक इस काम को बखूबी से निभाया, परंतु एक दिन मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी आप पहुंच गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र जी भाई साहब हैं, उनके पास पहुंचे, उन्होंने सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने राज्य साहब जब मैं मिला तो उनका कहा, बच्चे तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब घर जाइए। मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई मेरे से। आपको ये नहीं पता तो था कि अरे क्या पता चल मुझे गया? तनाव रहा कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई। जब मैंने 2-5 घंटे बाद उनसे पूछा कि भाई साहब मेरे से क्या गलती हो गई, बोला बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने किसी की बेटी के साथ शादी की है, तो शादी का अर्थ होता है कि उसको जीवन भर निभाना है, तो आपको जाकर के गृहस्थी। और ये कितने टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितना जो टाइम का कितना अंतराल था जब तक उनको पता नहीं चला, राजेंद्र जी को? ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो कहा, हाँ। तो उन दिनों में मुझे कहा कि भाई आपको घर जाना चाहिए। फिर बजरंग दल के पहले सदस्य बने। बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? फिर आपको तो सब कुछ पता होगा। बजरंग दल की स्थापना हिंदुस्तान में राजस्थान में जब हुई तो पहले सदस्य आप थे, लेकिन 86 में राजस्थान में हुई। तो मेरे को पहला सदस्य बनाया गया, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था उसके पहले। 11वीं पास करते मैंने कहा मैं चला गया था, फिर वापस लौटा तो मेरे फिर हमारे बड़े अधिकारियों ने 11वीं क्लास की कागज मंगाए, आपकी मार्कशीट लेके आइए, फिर देखेगा तुम वापस पढ़ने जाओ। तो बीकानेर में पढ़ने गया, वहां से पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा। फिर वापस लौटा, पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पढ़ाई पूरी करके, मैथमेटिक्स थी आपके? मेरे मैथमेटिक्स थी। वहां से पूरी पढ़ाई करके लौटा, तो क्योंकि हमने कहा ना पहले कि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब था, तो पैसे की दिक्कत आई, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो मैं जब पढ़कर आने लगा 83 में, तब मेरी बेटी का जन्म हो गया था। तो हमने सोचा भी क्या करें, तो मेरे बड़े भाई साइकिल से कपड़ा बेचते थे, आपने वो पीछे गांठ बांधी, गांव साइकिल से जाते थे। मैंने भी उसी काम को लिया कि कोई काम नहीं मिलता तो ये काम करें। तो मैंने 2.5-3 साल तक उस काम को किया। फिर मुझे लगा कि बरसात में साइकिल नहीं चलती है, थी पहले इतने रोड नहीं थे, बहुत कम रोड थे। फिर मुझे लगा कि जो पढ़ाई की उसका उपयोग कैसे होगा। तो मैं गांव से चल करके कोटा आ गया। कोटा आकर एक परिचित का मकान मैंने किराए से लिया। फिर वहां से सोचा कि किसी भी कीमत पर यहाँ जो मजदूरी मिलेगी, जो काम मिलेगा वो करूँ। तो थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ कोटा में है, उसे गेट पे जाके खड़ा हो गया। तो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने मेरे को कहा यहाँ खड़े नहीं होते चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर किसी के फिर खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा तुम सुनते नहीं हो, आप जाइए यहाँ से। फिर मेरे नजदीक आए,
फिर उन्होंने पूछा तुम है कहाँ हो, कहाँ के? हम्म। मैंने कि मेरे गांव का नाम चरडाना है, मैं चरडाना का हूँ। तो सहयोग से वो भी हमारे गांव के पास के निकले। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी तो वो एक जलवाड़ा का सॉफ्ट हूँ, कॉर्नर हो गया। जरवाड़ा का हूँ। और तो मेरे पिताजी का नाम पूछा तो पिताजी से परिचित थे वो, तो सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। तो उन्होंने कहा तुम यहीं खड़े रहो, अभी एक कंपनी के लोग आएंगे उनसे बात करेंगे। तो कंपनी खालसा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके मालिक वो एमडी आए, उनका भी इस बच्चे को काम लगाना है। बोला हमारे पास तो जगह नहीं है। बोला हम आपका इतना काम करते हैं, आप इतना सा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर यहीं खड़े रखो, अभी शहर होके आते हैं तो वापस ले जाएंगे। वापस जब आए तो मेरे को गाड़ी बिठा के ले गए। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि वो ड्राइंग व्राइंग दिखाई, काम जानते कि नहीं जानते। मैंने जितना बताना था बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई हमारे पास जगह तो है नहीं, काम तो है नहीं, पर अब उन्होंने जब रिकमेंड कर ही दिया है तो कहा तो आपको रखेंगे, लेकिन 450 रुपये महीने देंगे आप। तो मुझे तो मजा आ गया। 450 मैंने कहा जी ठीक है साहब। बोला कब से नौकरी काम करने आओगे? मैंने बोला आ गया, मैंने आज ही आज से आ गया मैं तो मैंने वहाँ 2.5-3 साल तक उसमें काम किया। फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि एक लेबर ऑफिसर आता था वहाँ, और हमारे जो कंपनी के अधिकारी से पैसे लेके चला जाता था। वो मजदूरों से बातचीत नहीं करता था। उसका काम था मजदूरों की बातचीत करके उनके कल्याण की बात करना, क्या उसके असुविधाएं क्या है, पैसे लेकर जाता। एक दिन वो पैसे लेकर आ रहा था, मुझे गुस्सा आया। तो मेरे चैम्बर में बुलाकर और कुंडी लगा दी कि अब तेरे को खंबे पे लटकाऊंगा, इसको पंखे पे लटकाऊंगा। तो डर गया। तो फिर वो हमारे एमडी को पता चला, तो वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो मैंने खोला। ये तो दादागिरी थी। हाँ, तो क्या कर रहे हो? मैंने साहब ये हर बार पैसे ले जाता है, इसकी जेब में पैसा है 10,000 रुपए। मैंने निकाले मजदूरों को दे दिया, ले लो इसको, सब अपना ही पैसा है। और बैठ के मैंने कहा नौकरी से निकालेगा तो मैं रिजाइन करके आ गया। फिर हमने सिंगल फेस, सामने वाला नौकरी से नहीं निकाल सके, हम ही रिजाइन कर देते हैं। फिर सिंगल फेस की आटा चक्की लगाई, उससे थोड़ा बहुत जो पैसा आता था उससे काम करते रहे। फिर सहयोग था कि हमारे जो अधिकारी थे राष्ट्रीय स्वयं संघ के, उनका तुमको राजनीति में जाना चाहिए। मैंने कहा जी मेरी राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं, मैं गरीब आदमी और मैं चुनाव लड़ नहीं सकता क्योंकि पैसा भी चाहिए, और ऐसी कल्पना थी वो पैसा चाहिए। तो खैर चर्चा चलती रही। उससे पहले आप बजरंग दल में तो थे? ये पैरेलल काम कर रहा था। पैरेलल काम कर रहे थे, बजरंग दल में भी थे, उससे पहले आरएसएस में भी थे। तो पैरेलल काम कैसे मैनेज करते थे साथ में? नहीं, जब मैं वहां से पढ़ के आया था बीकानेर से, तब उसके बाद बजरंग दल काम किया। तो ये काम भी करता था और वो काम भी करता था, पैरेलल दोनों काम अपना था, क्योंकि रोटी का इंतजाम भी करना था तो संगठन का काम भी करना था। तो दोनों पैरेलल। उस बीच में कई घर परिवार, मैं पत्नी साथ थी, बच्ची साथ थी। मैंने कहा ना मैं जो पढ़ाई करके आता, बच्ची बेटी थी, तो उनका पालन पोषण भी जैसे तैसे करते थे। सिंगल पीस की आटा चक्की थी, उसे 100-200 रुपए मेरी पत्नी कमाती थी, उससे घर चलाते थे। आपने एक लाइन तो साबित कर दी कि इंजीनियरिंग से कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करे या ना करे, जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। अभी तो आप जानो। नहीं वाकई में आप, मतलब आपने बताया आरएसएस, बजरंग दल, फिर उस कंपनी में काम, फिर वहां पे भी एक वो स्ट्रेंथ, दादागिरी, और कि ऐसे नहीं, शोषण नहीं हो सकता, दादागिरी नहीं कर सकते, उसके साथ अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। वो बचपन से ही कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एकदम बीज था अंदर की। वो हमारे जीवन से लड़ाई झगड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। एक आपने लड़ाई झगड़े की बात कही, तो आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं कहूँ आपको, हमेशा सब जगह लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्सैल हैं, आपके सामने अगर सवाल जवाब भी करना है, आपसे बात भी करना है, तो सोच समझ के, एक बैरियर बना के। ये गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं बहुत गुस्सैल नहीं, लेकिन अन्याय जहाँ होता है वहाँ गुस्सा आता है, वहाँ चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि अब लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से विनम्रता से पेश आने की कोशिश करता हूँ और विनम्रता से पेश आता हूँ। जैसे एक चीज ये भी है कि ये अभी तक है और सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि आप बहुत ईमानदार हैं। जब कोई बेईमानी करता है, कहीं भी ऐसी कोई चीजें होती हुई नजर आती है, तो आप को फिर वो पेशेंस नहीं है, आप फिर तो होना कुछ भी है, क्योंकि
मैं एज मंथ की बात करूँ तो क्या है कि ये जो पैसा होता है, धन होता है हमारे यहाँ, वो जनता के विकास के लिए होता है, जनता के लिए पालन के लिए होता है। अब उसका यदि हम दुरुपयोग करें, उसमें से भी खा जाएं, तो उन लोगों का ने अधिकार था वो छीन लिया है। तो बेईमानी पर तो गुस्सा आता ही, वो स्वाभाविक है, सबको भी आना चाहिए, नाराजगी जाहिर होना चाहिए, और उसके लिए बैरिकेड्स लगाने चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो। लोग तो कहते हैं, जनता, आम जनता कहती है कि पॉलिटिशियंस को पैसों से बहुत प्यार होता है। देखो, आपको पैसों से प्यार है? पैसों से सबको प्यार होता है, मेरे को भी, आपको भी, लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। ईमानदारी से कितना ही पैसा कमाना, प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कितना भी। मुकाम पे पहुंचो लेकिन ईमानदारी से मुकाम पे पहुंचो। और मैं अभी तक का मेरा अनुभव ही है कि जो ईमानदार व्यक्ति रहता है उसको भगवान खूब देता है। मैं दोनों टाइम रोटी बहुत अच्छी तरह से खाता हूँ, लेकिन वो करोड़पति है ना, वो तनाव में खाता है, जो बेईमानी से कमाता है वो तनाव में खाता है। हमरे भोजन करते समय या सोते समय कोई तनाव नहीं रहता है, मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन मैं रात भर भी जग सकता हूँ काम के लिए, जनता के लिए। अदरवाइज तो मैं गाड़ी में बैठते मुझे नींद आ जाती। आपने जब कहा कि ईमानदारी से करो ये सब चीजें, आज के यूथ को आप क्या कहेंगे जो कि पैसे के लिए कोई भी रास्ता अपना लेते हैं? गलत रास्ता है, गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, और ईमानदारी से वो काम करेगा तो उसके बाद धन दौड़ करके आएगा। और यूथ का जो रीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुने तो, कि हम सालों साल तैयारी करते रहते हैं, हमारा होता नहीं है, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। उनको आप क्या कहेंगे? जैसे आपने मेहनत की, अलग अलग जीवन के अलग अलग दौर देखे, फिर भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, तो यूथ को एक ऐसा मैसेज कि जिससे यूथ को ये समझ आए कि हाँ, जरूरी नहीं है हमें कि हमारा पेपर उस एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे उसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं रखा तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कई बार महापुरुषों ने कहा है ये धैर्य टूटना नहीं चाहिए, धैर्य रखो, धैर्य रखना चाहिए। भगवान अच्छा करता है। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सन 90 में ये संकल्प किया कि भगवान राम का मंदिर जब तक उनकी जन्मभूमि पर नहीं बनेगा तब तक माला नहीं बनूंगा, और जब तक धारा 370 कश्मीर से नहीं हटेगी तब तक मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, दरी या चटाई बिछा कर ही सोऊंगा। उस समय किसी को कल्पना नहीं थी कि भगवान राम का मंदिर बनेगा या धारा 370 समाप्त होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि होगा ही। ये तो पता नहीं था कि कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मेरे को लगता था होगा जरूर, धारा 370 हटेगी जरूर और भगवान राम का मंदिर बनेगा जरूर। कई मित्र मेरे कहे तू नीचे सोता सोता ही मरेगा, और मुझे भी कई बार यही लगता था हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, परंतु भगवान ने सुना और दोनों संकल्प मेरे पूरे हुए, इसलिए मैं हमेशा आशावादी रहता। जब संकल्प पूरे हुए, पहली बार बेड पे सोए, ऐसा लगा नहीं कौन सी दुनिया में आ गई है? अजीब नहीं लगा? तकलीफ हुई, नींद नहीं आई, वो ऐसा अटपटा लगता था। पहले तो नीचे लौटते रहते थे, पर नीचे सोने का एक लाभ होता था। क्या लाभ? एक होता था, ये तो लंबा चौड़ी जगह होती थी, कहीं भी गुड़कते गुड़कते वहां से वहां चले जाओ, वहां से घर वाले बोलते नहीं थे कि ये क्या पागलपन है? हाँ, बोलते थे ये क्या है ये, हाँ। तुम ऐसे ही मरने वाले हो, नीचे सोते सोते ही मरने वाले हो। आपने एक टाइम खाना खाना क्यों शुरू किया? किसी डाइटिशियन ने, फैमिली मेंबर्स ने कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, एक टाइम खाना? आजकल तो हम रह नहीं सकते, दिन में 5 टाइम हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जो कुछ मैंने कहा है वो तो बहाना था, लेकिन इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैं एक टाइम खाऊंगी तो क्या होगा? मैं एक टाइम खाऊंगी तो क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो एक टाइम खाते हैं उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि आज देश में अधिक खा के कोई नहीं, भूख से कोई नहीं मर रहा, अधिक खा के ज्यादा लोग मर रहे हैं।
ज्यादा भोजन करके ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन कम खा के कोई नहीं मर रहा। बात बहुत सरल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, सबको समझनी चाहिए। खैर हम एक अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बढ़ते हैं कि राइजिंग राजस्थान में हो रहा है 9, 10, 11 तारीख को। बहुत बड़ा 5 साल के कार्यकाल में 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार रहने वाली है, बहुत बड़ा इवेंट ये है प्रवासियों के लिए। सरकार अनंत काल रहने वाली है। अनंत काल रहने वाली है, रहेंगी। और लेकिन ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है उसके लिए ये इवेंट प्रवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, यहाँ की ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम है। तो आप उन सब स्टूडेंट्स को जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, या वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, वो यहाँ की नागरिकता छोड़ देते हैं, उनको क्या कहेंगे जो वापस कभी आते नहीं लौट कर? बाहर से तात्पर्य आप राजस्थान से बाहर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं? राजस्थान से बाहर की भी बात कर रही हूँ और हिंदुस्तान से बाहर की भी बात कर रही हूँ। आजकल क्या होता है कि बाहर के कल्चर से हम इस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमें लगता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमारी वो ग्लैमरस दुनिया, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतना लेवल पे इम्पैक्ट करने लगी। दोनों बातें थी। हमारे राजस्थान से बाहर जाने का कारण था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पानी की बहुत कमी थी। बहुत ज्यादा रोजगार के साधन नहीं थे। उस समय बिजली भी बहुत कम होती थी और अधिकतर मारवाड़ की रिसाइड की बात करूं तो एग्रीकल्चर कमजोर होने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी लोगों की। तो उन्होंने सोचा बाहर जाकर के काम करते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर के काम किया। तो धीरे 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 उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, जो व्यापार किया उसमें कुछ बढ़े। तो फिर उनको लगा कि हम बाहर जाकर के बहुत काम कर सकते हैं और उन्होंने किया। एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। हमारे हाड़ौती के लोग बाहर नहीं गए, हाँ, क्योंकि वहाँ का खेती पहले रिच थी, यानी अच्छी थी, तो वहीं रहे। जहाँ खेती अच्छी नहीं थी वो लोग बाहर गए, तो वहाँ मजबूरी बन तो कोटा के रहने वाले लोग तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं पाए, लेकिन जो बाहर गए वो आर्थिक दृष्टि से बहुत डेवलप हुए। और क्योंकि राजस्थान में टैलेंट बहुत है, तो उन्होंने उस टैलेंट का उपयोग करने का अवसर मिला। तो आपने देखा होगा राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति पूरे देश में परचम फहरा रहे हैं। हर जगह मारवाड़ियों के परचम, पूरे परचम फहरा रहे हैं। और देश में नहीं, विदेशों में भी परचम फहरा रहे हैं। तो सब लोगों को ये लगा कि हम बाहर जाकर ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसका टैलेंट का उपयोग हो गया है, अवसर मिल गया है टैलेंट दिखाने का। उनको वहाँ अवसर मिल गया है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो सेटल हो गए हैं। परंतु अब राजस्थान की वापस आए, अब वो राजस्थान की स्थिति वह नहीं रही कि यहाँ बिजली की कमी हो या आवागमन के साधन कमजोर हो, कनेक्टिविटी नहीं हो, वो नहीं रहा। सब सारा डेवलप हो गया है। अब राजस्थानी मारवाड़ी, या मैं तो ये कहता हूँ राजस्थानियों के अलावा और भी प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ अपना व्यवसाय करें, अपना काम करें। सब प्रकार की सुविधाएं, पानी की भी है, बिजली की भी सुविधा है, तो और भी जितने ढांचागत डेवलपमेंट है वो सब कुछ हुए हैं यहाँ। तो यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं राजस्थान में, और अब सरकार भी सब प्रकार की सुविधाएं दे रही है, सब प्रकार से उनका सम्मान कर रही है। और हम पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं कि आइए राजस्थान में और आकर के अपना निवेश करिए, राजस्थान के लोगों को रोजगार दीजिए और आप भी कमाइए, क्योंकि जो अधिक कमाने का सपना है वो भी पूरा होगा। राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ का और विकास भी होगा। जी, अभी जैसे हाल ही में कुछ वक्त पहले ही मैंने एक यहीं के उद्योगपति है जो कि दुबई में उनका बिजनेस सेटल है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने वहां बिजनेस स्टैब्लिश किया, आप राजस्थान में भी तो कर सकते थे। तो उनका एक जवाब था कि हम चाहते कि सरकार हमारे लिए एक ही विंडो में जो भी हमारी सारी परेशानियां हैं, हमारी फाइल्स है, सारे काम हमारे वहां पर हो। हमारे काम नहीं हो पाते हैं, हम भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इसलिए नहीं आते। हम तो सोचते हैं हमारा काम आसानी से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी इस बारे में
बहुत ऊंची सोच रखते हैं और उनका कहना है कि जो निवेशक आएगा हमारे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे, बल्कि हम एक हेल्प डेस्क बना देंगे ताकि उनकी हेल्प के लिए काम आए। कुछ छोटे मोटे काम हेल्प डेस्क में जो अधिकारी नियुक्त रहेंगे वही उनकी सहायता करें, कहाँ से एनओसी लेनी है, कहाँ क्या ऑर्डर करना है, कहाँ से क्या लाइसेंस लेना है। यानी सरकार भी उनकी सहयोगी बनेगी एक ही विंडो में जो उनकी ताकि जरूरत उनको है ज्यादा पूरी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परेशानी को उलझने ही नहीं देंगे ना, सुलझाने के सवाल के जो उसको उसका सहयोगी बन करके हम ऐसा मानते हैं कि जो निवेशक आएगा वो 2 पैसे तो कमाएगा ही, कमाना ही चाहिए, लेकिन राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो राजस्थान का डेवलपमेंट भी होगा, टैक्स भी मिलेगा, तो हम राजस्थान का ज्यादा विकास कर पाएंगे। उनकी कुछ और परेशानियां भी थी, जैसे वो बोलते हैं कि हम जब आते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे परेशान किया जाता है, हम जब आते हैं तो हमें कभी कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। वहाँ के लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन टू इंडिया, कंपैरिजन टू राजस्थान, अदर कंट्रीज के अंदर लेबर्स का शोषण नहीं होता है। वो बीते जमाने की बातें हो गई हैं, अब ये राइजिंग राजस्थान है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी वाइड है कि सबको साथ लेकर के काम करना है, सबका सहयोग लेना है। स्टूडेंट्स जो है पीएमटी करके वो एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, कंपनीज में कुछ क्रिएटिव सीखना है बाहर जाना है, कुछ नई जैसे मास मीडिया की अगर पढ़ाई करनी है, कुछ क्रिएटिव सीखना है तो बाहर जाना है। वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे वो क्रिएटिविटी, हमें वहाँ पे वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। तो एक कड़ी अगर ऐसी छूट रही है कि हम उस लेवल पे हमें एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। अब इस लेवल के हम इंस्टीट्यूट खड़े कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ IIT लेवल का MNIT हो गया है, आपको देखा होगा, आपने एम्स लेवल के हॉस्पिटल्स हो गए हैं, हमारे यहाँ 8 लाइन 4 लाइन बन गया है, और जहाँ जरूरत पड़ती है कि किसी कारण से हमारा रोड नहीं बन पा रहा मनीबाग के कारण से, तो हम सुरंग से ही बना देते, टनल बना करके रोड बना देते हैं। तो सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के बात ये, आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं जो पढ़ने के लिए भी, जॉब करने के लिए भी बाहर जाते हैं और वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, वो तो वापस आना भी नहीं चाह रहे। उनके पेरेंट्स तो सोचते भी है कि हाँ हम वापस आए, राजस्थान में रहें, यहाँ गांव है, घर है। देखो क्या लेकिन है? जरूरी नहीं सारे यहाँ है, जरूरी नहीं ये राजस्थान है, राजस्थान के लोगों में टैलेंट है, तो उसका उपयोग पूरे देश को होना चाहिए, पूरे विश्व को होना चाहिए। पूरे विश्व में मारवाड़ियों की छाप छूटनी चाहिए। बिल्कुल, आज भी धाक है पूरी। फिर भी उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो राजस्थान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर? उनको एक मैसेज, प्रवासियों को एक मैसेज कि एक बार अपना गांव विजिट करें, अपना देश विजिट करें, जयपुर जरूर पधारें। राइजिंग राजस्थान, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि से नाता न तोड़ें, अपनी जन्मभूमि से नाता न तोड़ें, जन्मभूमि से उनका लगाव रहे, उसमें श्रद्धा रहे, और इसीलिए इसमें मारवाड़ी माहिर है। आपने देखा होगा जितने भी मारवाड़ी चाहे देश के बाहर हो चाहे प्रदेश के बाहर हो, अधिकांश लोग, चाहे उनका वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, परिवार कोई रहता भी नहीं, फिर भी उनकी मातृभूमि के लिए साल में 1-2 बार जरूर आते हैं। वहाँ उनके गांव को देख कर जाते हैं, गांव से मिल के जाते हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, वहाँ बैठकर भी जानते हैं। तो उनका नाता सामान्यतया मारवाड़ियों का नाता मातृभूमि से नहीं टूटा है और वो हमेशा बना रहना चाहिए। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरे प्रवासी बंधुओं से कि राजस्थान से नाता बनाए रखें, वह अपना व्यवसायिक भी बनाए रखें, पारिवारिक भी बनाए रखें, सामाजिक नाता भी बनाए रखें, और फिर जो आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ अंश का उपयोग निवेश के रूप में राजस्थान में करके यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी दें, यहाँ का टैक्सेस दे करके सरकार का सहयोग भी करें। सरकार पूरी तरह से आपके सहयोग के लिए खड़ी है।
तत्पर है कि आप यहाँ निवेश करते हैं तो राजस्थान का विकास होगा। और जब राजस्थान बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मारवाड़ियों का सम्मान भी बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। नहीं जाना पड़ेगा आपको अपने गांव से दूर, नहीं जाना पड़ेगा आपको अपने मातृभूमि से दूर। आप वापस आइए, आपको सरकार वो तवज्जो देगी, आपको सरकार वो रिस्पेक्ट देगी, आपको सरकार यहाँ निवेश करने के लिए वो स्पेस देगी जिसकी आपको जरूरत है। आपका एक विंडो में सारा काम आपका राजस्थान में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ। सुनो, 2 जूते मारकर लगी तो नहीं? लगी। नहीं, ये तो नहीं किया आपने। तो गांव को छोड़ो और बाढ़ लो फिर। बाढ़ लो फिर। याद रहेगी ये कहावत हमें। यहाँ से ऐसी कोई चीज आपको बहुत क्लिक कर गई कि आप चाहते कि अपनी लाइफ में ना मुझे ये तो अपनाना ही है। देखो नया उत्साह मिलता है, ये बड़ी प्रेरणा मिलती है। किसी भी परिस्थिति में आ जाए फिर भी धैर्य रखना चाहिए। इतनी एनर्जी आ गई कि कहीं 8 तारीख को आप दौड़ते हुए नहीं नजर नहीं आया ऐसा। 8 तारीख को क्या है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोग को आएंगे, उसकी तैयारी में कहा मुख्यमंत्री लगाते हैं, फिर ही रहे तब दौड़े।